1857 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी, भारतीय विद्रोह। ये विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत की पहली आजादी की लड़ाई भी कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ भड़कते असंतोष और नाराजगी का नतीजा था। इस विद्रोह के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे, जब पहली गोली चली भी नहीं थी। भारतीय समाज के अलग अलग हिस्सों में बेचैनी और गुस्सा बाच रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने व्यापार और बातचीत से अपना दबदबा बनाया था, धीरे धीरे उसने भारत के बड़े हिस्से पर अपना राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण बढ़ा लिया। इस फैलाव की नीति और कंपनी के ज्यादती वाले आर्थिक तरीकों से किसानों, कारीगरों और स्थानीय राजाओं में बहुत नाराजगी फैल गई। भारत का पारंपरिक सामाजिक ताना बाना टूट गया और आर्थिक मुश्किलें भी आराज गई। लैप्स के सिद्धांत के तहत अवध समेत कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश हुकूमत में मिलाने से असंतोष और भड़क गया। इस नीति को अंग्रेजों द्वारा जमीन हड़पने की चाल माना गया, जिससे कई भारतीय राजा नाराज हो गए, जिन्होंने इसे अपनी प्रभुसत्ता के लिए सीधा खतरा समझा। एक महायुद्ध होने वाला था। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में काम करने वाले सिपाहियों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना फैल गई। ये सिपाही, जो अलग अलग जातियों और क्षेत्रों से आते थे, अपने ब्रिटिश अफसरों से ज्यादा टकराने लगे। सख्त सैन्य अनुशासन, भेदभावपूर्ण नीतियां और उनके धार्मिक विश्वासों को कमजोर करने की कोशिशों से सिपाहियों में गहरी नाराजगी पैदा हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों में पनपता असंतोष आखिरकार 1857 के वसंत में उबल पड़ा। नई एनफील्ड राइफल का आना, जिसके कारतूसों में जानवरों की चर्बी होने की अफवाह थी, वो चिंगारी साबित हुई जिसने विद्रोह को भड़का दिया। इन कारतूसों को, जिन्हें बंदूक में डालने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, सिपाहियों ने अपने धार्मिक विश्वासों को अपवित्र करने की जानबूझकर की गई कोशिश माना, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए घृणित। 29 मार्च 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक जवान सिपाही ने नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और अपने ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया। पांडे की बगावत हालांकि जल्दी ही दबा दी गई, लेकिन इसने सिपाहियों के बीच सदमे की लहर दौड़ा दी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम किया। 10 मई 1857 को दिल्ली के पास मेरठ के छावनी शहर में विद्रोह पूरी ताकत से भड़क उठा। तीसरी कैवलरी के सिपाही अपने उन साथियों को दी गई कठोर सजा से गुस्से में थे, जिन्होंने विवादास्पद कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। वे विद्रोह कर उठे। उन्होंने जेल तोड़ दी, अपने कैदी साथियों को रिहा कर दिया और अपने ब्रिटिश अफसरों को मार डाला। फिर बागी सिपाही मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली की ओर चल पड़े, जिसका भारतीयों के लिए बहुत बड़ा प्रतीकात्मक महत्व था। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और शहर के लोग उनके साथ हो गए। बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो शुरू में विद्रोह का समर्थन करने से हिचकिचा रहे थे, उन्हें सिपाहियों ने हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। दिल्ली विद्रोहियों के हाथ में आ गई और विद्रोह जल्दी ही पूरे उत्तर और मध्य भारत में जंगल की आग की तरह फैल गया। 1857 का भारतीय विद्रोह कोई सुनियोजित या संगठित विद्रोह नहीं था। यह गुस्से और निराशा का एक अचानक विस्फोट था, जिसने अलग अलग पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ ला दिया, जो ब्रिटिश शासन के विरोध में एकजुट थे। हालांकि विद्रोह में एक भी करिश्माई नेता नहीं था, लेकिन इसने कई प्रमुख हस्तियों का उदय देखा, जिन्होंने विद्रोह की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेतृत्व करने में अपनी अनिच्छा के बावजूद विद्रोहियों के लिए एक केंद्र बिंदु बन गए। मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी वंशावली और प्रतीकात्मक स्थिति ने कई भारतीयों की नजरों में विद्रोह को वैधता प्रदान की। मराठा पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब कानपुर में विद्रोह के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। नाना साहिब, जिन्हें अंग्रेजों ने उनकी सही विरासत से वंचित कर दिया था, ने एक बड़े अनुयायी का नेतृत्व किया और कानपुर की घेराबंदी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झांसी की रियासत की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की एक महान शख्सियत बन गई। अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाने वाली उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों को सौंपने से इनकार कर दिया और सर ह्यूग रोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व किया।
मेरठ और दिल्ली से विद्रोह की लपटें तेजी से उत्तर और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में फैल गईं। कानपुर, लखनऊ और झांसी विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए, जहां विद्रोहियों और ब्रिटिश सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुए। कानपुर में नाना साहिब ने ब्रिटिश किलेबंदी की घेराबंदी में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। दोनों तरफ की क्रूरता से चिह्नित घेराबंदी का अंत कुख्यात बीबी घर नरसंहार में हुआ, जहां विद्रोहियों ने ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को मार डाला। अवध की राजधानी लखनऊ विद्रोह का एक और केंद्र बिंदु बन गया। अपदस्थ नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने शहर की कमान संभाली और अपने छोटे बेटे को नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी को विद्रोहियों ने कई महीनों तक घेर रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों तरफ भारी हताहत हुए। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश दबाव के आगे झुकने से इनकार करते हुए अपनी सेना को इकट्ठा किया और सर ह्यूग रोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ी। रानी, जो घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थीं, ने असाधारण साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। भाग 5, विद्रोह के कारण एक देश का गुस्सा। 1857 का भारतीय विद्रोह कोई अचानक या अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय समाज की सतह के नीचे बहुत पहले से पनप रही शिकायतों और नाराजगी का चरमोत्कर्ष था। विद्रोह एक जटिल घटना थी, जिसके कई कारण थे, राजनीतिक और आर्थिक कारकों से लेकर सामाजिक और धार्मिक शिकायतों तक। विद्रोह का एक मुख्य कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियां थीं। कंपनी की क्षेत्रीय विस्तार की निरंतर खोज अक्सर लैप्स के सिद्धांत जैसे संदिग्ध तरीकों से कई भारतीय राज्यों के विलय और कई स्थानीय शासकों के विस्थापन का कारण बनी। विलय की इस नीति ने भारतीय शासक वर्ग में असुरक्षा और नाराजगी की भावना पैदा की, जिन्होंने अंग्रेजों को अपनी संप्रभुता और जीवन शैली के लिए खतरा माना। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां असंतोष का एक और प्रमुख स्रोत थीं। कंपनी का राजस्व संग्रह को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करना अक्सर दमनकारी तरीकों से भारतीय किसानों के बीच व्यापक आर्थिक कठिनाई का कारण बना। नई भूमि राजस्व प्रणालियों की शुरुआत, जैसे कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त और मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली, किसानों के शोषण और ग्रामीण इलाकों की दरिद्रता का कारण बनी। विद्रोह को हवा देने में सामाजिक और धार्मिक कारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेज अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना के साथ अक्सर भारतीय समाज पर अपने मूल्यों और विश्वासों को थोपने की कोशिश करते थे। सती प्रथा के उन्मूलन, विधवा दहन की प्रथा और ठगी के दमन एक धार्मिक संप्रदाय जो कर्मकांडी हत्याओं में शामिल था, जबकि नियति से कुछ भारतीयों ने अपने धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के रूप में देखा। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत और ईसाई धर्म के प्रसार ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया। हालांकि इन पहलों का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना था, लेकिन उन्हें अक्सर पारंपरिक भारतीय संस्कृति और धर्म को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में देखा जाता था। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों, जिन्होंने भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की मांग की, को कई लोगों ने संदेह और शत्रुता के साथ देखा। भाग 6, ब्रिटिश प्रतिक्रिया, दमन और प्रतिकार। 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने से भारत और इंग्लैंड दोनों में ब्रिटिश प्रतिष्ठान में सदमे की लहर दौड़ गई। विद्रोह के पैमाने और तीव्रता ने अंग्रेजों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उन्हें भारत में अपने शासन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी, जो विद्रोह को कुचलने और अपने अधिकार को फिर से स्थापित करने के लिए एक क्रूर दृढ़ संकल्प द्वारा चिह्नित थी। ब्रिटिश सेना शुरू में विद्रोह की अचानकता और क्रूरता से स्तब्ध ने विद्रोह को दबाने के लिए अपनी सेना को जल्दी से संगठित किया। इंग्लैंड और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों से सुदृढ़ीकरण में भाग लिया गया और विद्रोहियों और उनके संदिग्ध सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ क्रूर दमन का अभियान शुरू किया गया। बेहतर गोलाबारी से लैस और वफादार भारतीय सैनिकों द्वारा सहायता प्राप्त ब्रिटिश सेना ने धीरे धीरे उन प्रमुख शहरों और कस्बों पर नियंत्रण हासिल कर लिया जो विद्रोहियों के हाथ में आ गए थे। लंबी घेराबंदी के बाद दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ लिया गया और रंगून, जो अब यांगून बर्मा है, में निर्वासित कर दिया गया। विद्रोह के प्रति ब्रिटिश प्रतिक्रिया सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं थी। विद्रोह के मद्देनजर प्रतिशोध और अत्याचारों की एक लहर चली।
क्योंकि अंग्रेज विद्रोहियों को सजा देना और भविष्य के विद्रोहों को रोकना चाहते थे। सारांश निष्पादन, सामूहिक फांसी और पूरे गांवों का विनाश आम बात हो गई, जिससे भारतीय आबादी में भय और आतंक फैल गया। भाग 7, परिणाम और परिणाम, एक महत्वपूर्ण मोड़। 1857 का भारतीय विद्रोह, हालांकि अंततः अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया, भारत और ब्रिटिश साम्राज्य दोनों के लिए दूरगामी परिणाम थे। विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक परिवर्तन हुए। विद्रोह के सबसे तात्कालिक परिणामों में से एक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत था। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की भारत पर प्रभावी ढंग से शासन करने में विफलता को पहचानते हुए कंपनी को भंग कर दिया और उसके क्षेत्रों पर सीधा नियंत्रण कर लिया। महारानी विक्टोरिया ने 1858 में एक घोषणा जारी की, जिसमें भारत की सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। विद्रोह के कारण भारत पर शासन करने के ब्रिटिश दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विलय की नीति को त्याग दिया गया और अंग्रेजों ने भारतीय राजकुमारों के प्रति अधिक मिलनसार रवैया अपनाया, उनकी वफादारी और सहयोग के महत्व को पहचानते हुए। अंग्रेजों ने सरकार की दक्षता और जवाबदेही में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला भी शुरू की। भारतीय सेना, जो विद्रोह के केंद्र में थी, में एक बड़ा पुनर्गठन हुआ। सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम कर दिया गया था और भर्ती नीति को संशोधित किया गया था ताकि मार्शल जातियों का पक्ष लिया जा सके, जिन्हें अंग्रेजों के प्रति अधिक वफादार माना जाता था। तोपखाने और सेना की अन्य प्रमुख शाखाओं को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में रखा गया था। भाग 8, भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रभाव, आजादी के बीज। 1857 का भारतीय विद्रोह हालांकि अंततः ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में असफल रहा, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। विद्रोह ने अपनी क्षेत्रीय विविधताओं और एकजुट विचारधारा की कमी के बावजूद भारतीयों के बीच एक नवजात राष्ट्रीय चेतना के बीज बोए। एक आम दुश्मन, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के साझा अनुभव ने विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और जातियों के भारतीयों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। विद्रोह ने प्रदर्शित किया कि अंग्रेज अजेय नहीं थे और उन्हें चुनौती दी जा सकती थी, भले ही भारतीयों के खिलाफ बाधाएं खड़ी हों। विद्रोह ने भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी को भी जन्म दिया, जो आने वाले दशकों में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये नेता 1857 के विद्रोहियों के बलिदान से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक संगठित और निरंतर संघर्ष की आवश्यकता को पहचानते थे। विद्रोह के कारण भारतीय बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रवादी भावना में भी उछाल आया। लेखक, कवि और पत्रकार आजादी के लिए तरस रहे राष्ट्र की आकांक्षाओं को व्यक्त करने लगे। विद्रोह ने उन्हें प्रतिरोध और बलिदान की एक शक्तिशाली कहानी प्रदान की, जिसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए किया। भाग 9, निष्कर्ष, 1857 की विरासत। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एक ऐसा निर्णायक क्षण था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया और प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन नियंत्रण के युग की शुरुआत की। हालांकि क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया विद्रोह ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, राष्ट्रवाद की लपटों को प्रज्वलित किया, जो अगले 90 वर्षों तक जलती रही। विद्रोह अपने दुखद अंत के बावजूद अंग्रेजों के लिए भारत पर अपनी पकड़ की नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इसने औपनिवेशिक शासन के निहित अंतर्विरोधों और शोषणकारी प्रकृति को उजागर किया, जिससे अंग्रेजों को अपनी नीतियों और भारत पर शासन करने के दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उन्होंने उपमहाद्वीप पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन असंतोष के बीज बो दिए गए थे और स्वशासन की मांग आने वाले वर्षों में और मजबूत होती जाएगी। 1857 की विरासत बहुआयामी है। यह अनगिनत भारतीयों के साहस और बलिदान का प्रमाण है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने का साहस किया। यह उन कारकों के जटिल परस्पर क्रिया को भी उजागर करता है जो विद्रोह का कारण बने, राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों से लेकर सामाजिक और धार्मिक तनाव तक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्रोह उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो हमें याद दिलाता है कि मानव आत्मा आजादी के लिए तरसती है और अन्याय के खिलाफ उठेगी।
चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो।